नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल। आज के स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आज का हमारा विषय है वजाइनल वार्ड्स यानी योनिआर्श। योनिआर्श ये एक ऐसा व्याधि है। वैसे तो हम लोग अर्श के बारे में जानते हैं, ये जैसे कि एक एनल रीजन पर होने वाला डिसीज होता है, बट आचार्य चरक सुश्रुत वाग्भट सभी ने एक अलग अर्श के बारे में भी बताया है, जिसको आप वार्ड्स भी कह सकते हो। तो इस वार्ड्स को लेकर आज के सत्र में थोड़ा ये मतलब डिफिकल्ट सा व्याधि है। इसमें कई बार पेशेंट संकोच के कारण या बाकी सभी कारणों से जल्दी बताता नहीं है, या थोड़ा अलग सा व्याधि है जिसमें कि वजाइनल एरिया में अर्श के जैसे अंकुर बन जाते हैं। एंड सो ये योनिआर्श है। योनि अर्श सिंपल लैंग्वेज में यानी योनि स्थान पर वजाइनल एरिया पर जो अर्श, अर्श हम जानते हैं अर्श यानी मांस का अंकुर, अर्श यानी पेनफुल अंकुर। उसी प्रकार से ये भी एक पेनफुल ही अंकुर होते हैं एंड दे सिमिलरली अपीयर एज अ टाइप ऑफ एनल। जैसे होता है वैसे ही शरीर में, वैसे अगर इसको थोड़ा और हम एलोपैथिक या मॉडर्न दृष्टिकोण से समझे ताकि आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा कि क्या है, तो मैं इसमें जरूर बताना चाहूंगी कि ये जो एक प्रकार से बताया गया है जिसमें कि अगर व्यू हम लोग रखेंगे जेनाइटल वार्ड्स इसको कह सकते हैं, या दिस इज अ टाइप ऑफ एनस एनल कैनल तो है ही, बट इसी के साथ साथ ये बाकी एरिया पर यानी फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट पर जब इस प्रकार से डेवलप हो जाता है, इसमें एक स्वेलिंग सी आ जाती है। एंड सी इट्स लाइक कॉलीफ्लावर यानी जो फूलगोभी होती है ना, फूलगोभी का जैसे शेप होता है उस शेप के जैसे छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं। अभी यहाँ पर कुछ हमें रिस्ट्रिक्शन है इसलिए मैं इसका पिक्चर नहीं शो करती, जैसे यहाँ पर कॉपीराइट मार्क आ सकता है या अलाउ नहीं करता है ऑनलाइन इस मोड पर हम ऐसे तस्वीर शेयर कर सके, बट इट इज लाइक कॉलीफ्लावर लाइक शेप, या अलग अलग छोटे छोटे ऐसे डक्ट यानी वर्ड्स ऐसे अलग सब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर जिसके साथ कॉमनली एक इचिंग होना, डिस्कम्फर्ट होना या ब्लीडिंग होना ये कॉमन सा लक्षण होता है। बट जैसे कि ये आपको इस एरिया पर जेनाइटल एरिया पर अगर आ जाते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर थोड़ा सा सीरियसली विचार करना होगा। जेनाइटल वार्ड्स आधुनिक दृष्टिकोण से इट इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड लाइक सेक्सुअली एक्टिव पीपल में ये हो सकता है एंड इट इज ड्यू टू एचपीवी वायरस आल्सो, जो कि हाँ, बट आयुर्वेद में अर्श अगर हम लोग कॉमनली गुद अर्श के बारे में बात करेंगे तो गुद अर्श जो है ये सहज भी माना गया है, यानी जन्मतः भी ये हो सकता है। तो बिल्कुल महर्षि चरक सुश्रुत हरित वाग्भट इन सभी ने योनि स्थित अर्श का भी उल्लेख किया है, किंतु आचार्य चरक ने अर्श की उत्पत्ति के स्थानों में उल्लेख करते हुए अपत्य पथ में अर्श की उत्पत्ति मानी है। और क्योंकि अर्श ये एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ मांस धातु दुष्टिजन यानी मांस धातु की अधिष्ठाता, यानी मांस धातु की इन्वॉल्वमेंट जब होती है तो इसको आप अर्श कह सकते हो। और बिल्कुल अपत्य पथ भी एक मांसजन्य ही अवयव है और इसीलिए बट उन्होंने ये माना है, और इस प्रकार से स्थान अलग होता है इसमें, जैसे कि हम लोग अपत्य पद की बात कर रहे हैं। महर्षि सुश्रुत ने भी इसी प्रकार से इनका वर्णन किया है। अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह में अर्श की उपस्थिति के स्थानों में मेढ्र आदि का उल्लेख तथा मेढ्र आदि की व्याख्या में टीकाकार अरुण दत्त द्वारा अपत्य पद का भी समावेश किया गया है। और इन दोनों संहिताओं में यह स्पष्ट निर्देश किया है कि इन विभिन्न स्थानों में उत्पन्न होने वाले अर्श का वर्णन स्व स्व स्थानों की व्याधियों के अंतर्गत किया जाएगा। और इसी प्रकार से ये अर्श अपत्य पद का जो है ये एक अंकुर जन्य स्थिति है। अभी इस अंकुर का क्या कारण है मैं आपको एकदम रेफरेंस के सहित बताती हूँ। योनि अर्श का जो निदान बताया है अष्टांग संग्रह के उत्तर तंत्र में, प्रकुपितास्तु दोषाः योनि अभी प्रपन्नाः सुकुमार दुर्गंधान पिच्छिल रुधिर स्राव विनश्च छत्राकारान, छत्री के आकार के जैसा। देखिए प्रकुपित दोष योनि में आकर सुकुमार दुर्गंध पिच्छिल रुधिर यानी सुकुमार इस अवयव को वो दुर्गंधित कर देते हैं, और पिच्छिल रक्तस्राव, और इसी के साथ स्त्राविनश्च छत्राकारान करीरम जनयंती, करीरम यानी अंकुर, छत्राकार इस अंकुर यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। ते तु योनिम उपग्नम आर्तवम च जायन्ते कुपिते दोष गुहा सुख पिशिताश्रये मांस कीलकाः। तो ये मांस के कीलक है।
पिच्छिल स्त्रवा योनो तद्वच छत्र सन्निभाः तेषां पेक्षा घंटी भगातवम जायन्ते छत्र सन्निभा तेषां उपक्षया धंती भगातवम। प्रकुपित हुए दोष योनि में पहुंचकर वहां सुकुमार दुर्गंध युक्त पिच्छिल एवं रक्त का स्त्राव करने वाले छत्राकार करीर अर्थात मांसाकुर को उत्पन्न करती है, और ये मांसाकुर आर्तों का भी कभी कभी नाश कर देते हैं। दोनों ही वाग्भट ने महर्षि सुश्रुत सदृश ही लिखा है कि प्रकुपित हुए दोष भूव्य स्थान यानी प्रजननांग में पहुंचकर वहां पे रक्त धातु एवं मांस धातु का आश्रय लेकर पिच्छिल एवं रक्त का स्त्राव करने वाले छत्र आकार के मांस किलक या अर्श को उत्पन्न कर देते हैं। अभी अगर इसकी आप उपेक्षा करेंगे, यद्यपि इनकी उपेक्षा की जाए तो समुचित चिकित्सा नहीं की जाती है, तो ये अर्श भग एवं आर्तों का नाश कर देते हैं। तो इस प्रकार से एग्रीवेटेड दोष या कौन से दोष एग्रीवेट होते हैं, इसमें मैं बताऊं, यहाँ पर आचार्य विशिष्ट हेतु को नहीं बताते हैं, बट फिर भी जो योनि व्यापक के सामान्य हेतु है उनका हमें जरूर विचार करना है। और इसी सभी यानी विरुद्ध आहार विहार से लेकर एक जो परिचर्या, गर्भिणी परिचर्या, रजस्वला परिचर्या या लाइक इस प्रकार से जो बताया गया है ना, इसका पालन ना करना है, दिन में सोना है, कहीं ना कहीं अग्निमांड है, वट एवर द रीजंस आर, इन सभी के साथ यहाँ पर एक तो देखिए चर्म की या ये जो त्वचागत, ये एक प्रकार से त्वचा के लेयर पे ही अर्श बन रहा है, यानी एक मस्सा बन रहा है, मस्क्यूलर वॉट है ये। एंड डेफिनेटली यहाँ पर व्यान वायु ही सर्कुलेट करता है शरीर में, रक्त धातु को यहाँ वहां ले जाता है, संवाहित करता है, और व्यान के साथ ही यहाँ पर कफदोष भी प्रकोपित है, और फिर लाइक यहाँ पे एक प्रकार से ये ग्रोथ डेवलप हो गई है। बिल्कुल वात दोष का तो स्थान है, बट कफ भी प्रभावित है, कुछ पित्त के रक्षण में जाते हैं, कुछ रक्त के, कुछ मांस के। तो आउटस्टैंडिंग फीचर जो इसके देखे जाते हैं, इसी के साथ इसको एक हम नाम देते हैं, चर्मकील भी आप इसको कहते हैं कई कई बार। वर्ड्स आल्सो नोन एज वेराक्यू, and these are very much common. Sometimes they are like benign, sometimes they are viral, that is HPV infection of the skin, और उसका म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है इसी के साथ ये बन जाता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जैसे मैंने अभी इसका पूरा पैथोजेनेसिस बताया है, सो वात कफ रक्त मांस, वात कफ दोष रक्त मांस दुष्य हो गए, और इस प्रकार से ये जाकर दोष प्रकुपित होकर जाकर नीचे वजाइनल एरिया में जाकर बैठ जाते हैं, और जिसके साथ ये एक अर्बुद डेवलप हो जाता है, अंकुर डेवलप हो जाता है। और यही अंकुर जो मैंने बताया आपको, इट इज लाइक कॉलीफ्लावर का ये शेप बन जाता है, और इस कॉलीफ्लावर शेप के साथ जो ये योनि अर्श बना है, तो ये शेप एक टिपिकल शेप है, जैसे पत्ता मैंने बताया ना फ्लावर का जैसे शेप होता है, इसी के जैसे ये बन जाता है। और फिर इसके साथ शूल, कभी ब्लीडिंग होना, पिछिलता, स्त्राव का होना, ये भी एक जैसे कॉमन सा बन जाता है। सो ये सारे हेतु ही है, बट इसके साथ एक्चुअली इटरोलॉजिकल फैक्टर से पैथोजेनेसिस कैसे होता है, तो बिल्कुल इसमें आघातजन्य स्थितियां है। अभी आधुनिक शास्त्र में जैसे मैंने बताया एचपीवी है, बट इटोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक विरुद्धाहार, दोष का बढ़ना है, इसमें आप जैसे वात कफ की दृष्टि के हेतु देख सकते हैं। इसी के साथ साथ कभी कभी आघातजन्य स्थितियां भी इसका कारण बन जाती है, या एनी टाइप ऑफ आप अगर कुछ ये बन जाता है वहां पर अनयूजुअल सा कुछ भी मतलब कारण हो, तो इसके साथ ये डेवलप हो सकता है। और बिल्कुल आप आघातजन्य स्थिति को भी जरूर देखिएगा इसमें। और कुछ एचपीवी इन्फेक्शन के भी कारण है, जैसे एचपीवी इन्फेक्शन में कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, कभी कभी सर्वाइकल कैंसर भी एक जेनेटल एचपीवी का इन्फेक्शन के कारण होता है, तो वो भी आपको पेशेंट को रूल आउट करना पड़ेगा अलग अलग तरीके से। और कभी कभी रेयरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ऐसे अगर वार्ड्स मिलते हैं तो थोड़ा और ज्यादा दिक्कत आ जाती है, और इसमें फिर पेशेंट को यूरिनेशन के लिए भी डिफिकल्टी आती है, अलग अलग टाइप के हैं। बट जैसे आजकल एचपीवी वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा अवेयरनेस चल रहा है, जिसमें कि वैक्सीनेशन की बातें होती है, इसमें वैक्सीनेशन अलाउड मतलब है, रिकमेंडेड है। और बाकी सारी जो हाइजीनिक कंडीशंस है या जो परिचर्या का पालन करना होता है, इन सभी का भी हमें जरूर यहाँ पे विचार करना होगा। या इस प्रकार से कारण क्या है इसमें, जैसे मैं बता रही थी, जैसे अर्श की चिकित्सा में औषध, शस्त्र, अग्निकर्म,
ये सारे चीज हमें करने पड़ते हैं, बट यहाँ पे भी हमें लिमिटेशंस थोड़ी सी है। बहुत सारे केसेस में अग्निकर्म का बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। एंड योनि अर्श ये आपको करनी नहीं, योनि व्यापक से थोड़ा सा इसको आपको डिफरेंशिएट करना होगा। करनी भी इसी प्रकार से सिचुएशन होती है, वहां पर भी मास बन जाता है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंट जरूर है। तो शस्त्र क्षार अग्निकर्म ये आपकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगी, बट जैसे आपका अनुभव है जो आपको सुटेबल होता है इसी प्रकार से आप इसको जरूर देखिएगा। जैसे कि अभी मैं इसकी बात कर रही थी, आपको अंकुर कैसे होता है, मैंने बताया कि अंकुर का शेप कैसे होता है। इसी के साथ आचार्य चरक और अंकुर के बारे में बताते हैं कि दिस में भी शेप ऑफ सरसप के जैसे, या मसूर के दाने के जैसे, माश के जैसे, यव के जैसे, पिंडी के जैसे, तिंडुक के जैसे, बिंबी के जैसे, बदर के जैसे, करीर, डूंबर, खजूर या जम्बू, गोस्तनाकार, अंगुष्ठ कशेरू, इस प्रकार से इसको उन्होंने मतलब शेप के बारे में बताया है। एंड इसका जैसे मैंने बताया कि दे आर सॉफ्ट, प्रसृत, स्प्रेड होते हैं, अवगाढ़, कभी कभी डीप सीटेड होते हैं, कभी कभी थोड़ा सा रेजड होते हैं, और अस्थिरता या पृथुता, कठिनता भी होते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पर इसके सारे लक्षण मिल जाते हैं अलग अलग, जो मैंने बताया वाग्भट वगैरह। इसी के साथ साथ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में आचार्य वाग्भट बताते हैं अग्निमांद्यतो है, अतिमैथुन है, मल संचय यानी प्रॉपर मल शरीर के बाहर ना निकलना, और विषम कठिन आसन का सेवन करना, यानी जैसे आप बैठते हो तो कहाँ पे बैठ रहे हो इस प्रकार से, या कोई आघात जन्य स्थितियां, शीतांबु संस्पर्श, अति प्रवर्तन, वातमूत्र पुरीश, वेग धारण, उदीरण, इन सभी का जरूर विचार करें। जो मैंने आपको, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि गर्भाशय, आर्तव स्रोतस, प्रजनन संस्थान, ये अपान रिलेटेड क्षेत्र है। तो अपान की विकृति यानी वायु को हमें यहाँ पर संभालना होगा, और इस प्रकार से अपान के ही कारण ये मांसांकुर डेवलप होता जाते हैं। तो आपको यहाँ पे आश्रय जो होगा वो त्वचा ही होगा, वात और कफ दोष है, त्वचा आश्रय, मांस और रक्त की दुष्टि, कभी कभी मेद भी इसमें आ जाता है, आज इसको पॉलिप के नाम से भी कई बार लाइक बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये एक इसकी पैथोलॉजी बन जाती है। अभी इसको मैं थोड़ा सा योनिकंद से भी नहीं जोड़ूंगी, बिकॉज योनिकंद एक डिफरेंट सिचुएशन है, इसमें भी मांस बन जाता है। बट आचार्य बताते हैं कि योनिकंद ये अर्श से डिफरेंट है, एंड ये ओल्ड एज में ज्यादा होता है, बट योनि अर्श यंगर एज में ज्यादा हो जाता है। इसकी चिकित्सा क्या करें, अर्श की चिकित्सा आप इसमें फॉलो कर सकते हैं, औषध, शस्त्र, ये तो सारे अग्निकर्म है। बट इसी के साथ साथ हेतु का, जो जो भी हेतु आपने निकाले हैं इनको आप जरूर इसमें ये करिएगा। हेतु परिमार्जन चिकित्सा तो बिल्कुल इसमें करनी ही होगी, बट इसी के साथ साथ इसमें अल्प दोष कितने उपित है, यानी अल्प दोष है क्या, अल्प लक्षण है क्या, अल्प उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस कम है क्या, इस प्रकार से आपको शस्त्र, क्षार, अग्नि और भेषज इनका चुनाव करना होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। आचार्य बताते हैं, आचार्य अष्टांग संग्रहकार बताते हैं कि इसमें शोधन करिए, यथा योग्य शोधन करिएगा पेशेंट का, और फिर बाद में इसको आप जैसे दहन चिकित्सा कर सकते हो, जैसे उपदंश के समान चिकित्सा बताई है। कुछ लोग कॉटराइजेशन जिसको अनुभव है अपने अपने हिसाब से अग्निकर्म का, क्षार कर्म का उपयोग करते हैं, या जो व्रण का छेदन वगैरह करते हैं, यानी शल्य कर्म के दृष्टिकोण से जो भी उनको उचित लगे इन सभी को वो करते हैं। बट मैं आपको सिंपल बता दूं, जैसे कि इसमें रक्त और मांस की दृष्टि है, तो मेरे विचार से, और अग्निमांद्य कहीं ना कहीं कारण है, तो मेरे विचार से वी मस्ट स्टार्ट विथ पाचन चिकित्सा हम लोग स्टार्ट करेंगे, और पाचन के साथ साथ ही इसमें आपको टिपिकली रक्त पाचक एवं मांस पाचक द्रव्यों का जरूर आपको ऐड करना है। और इसी के साथ आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। आरोग्यवर्धिनी इनिशियली दीजिएगा, चंद्रप्रभावती दे सकते, जो लोकल सारे सिम्टम्स हैं इन पर इसका अच्छा रहेगा। अभी ये अगर आप इन्फेक्शियस डिसीज मानते हैं तो इसमें हरिद्रा, ककरमीन या हरिद्रा खंड का भी आपको उपयोग करना बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ हम इसमें स्थानिक चिकित्सा को बहुत महत्व देंगे, और आप इसमें स्थानिक चिकित्सा में पहले तो प्रक्षालन करिएगा। प्रक्षालन के लिए त्रिफला का आप धावन कर सकते हैं। इसमें कुछ ग्रंथोक्त रेफरेंस भी है, उसको भी मैं बताती हूँ कि किस चीज का उन्होंने धावन में उपयोग करना बताया। देखिए जम्बू, जम्बू कषाय गुण का है, जो कि इसमें
जो भी स्त्राव है इसका शोषण करेगा। तो जम्बू दीजिएगा, आम्र, नीम, श्वेत कांजीब, इसका बदरी, बिल्व, पलाश, क्षीरी मिश्र, इसका काढ़ा बनाकर इसमें त्रिफला भी जरूर डाल सकते हैं। इसके साथ आप इस व्रण का, इस मांसाकुर का प्रक्षालन करें। इसके साथ आप इससे बना तेल भी पकाकर इसको आप रोपण के लिए यूज कर सकते हैं, यानी तेल का पीछू रख सकते हैं। या फिर आपको और अलग से तेल चाहिए तो विड़ंग, मधुक, इन सभी को मिलाकर पकाकर भी आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें और एक बहुत अच्छे से बताया है उन्होंने, एक जैसे उपदंश में लगाते हैं, देखिए तुत्थ, गैरिक, लोध्र, इलायची, रसांजन, हरेनुक, पुष्पकासिस, सौराष्ट्री, इन सभी को चूर्ण के रूप में मधु मिश्रित करके इसका लेप करने से ये जो अर्श है ये शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। मुझे लगता है कि जैसे यहाँ पर तुत्थ लगाना, मोरचूद लगाना, तुत्थ का जो चूर्ण आता है वो लगाना भी काफी इस मांस के अंकुर को गला देता है, तो वो आप लगा सकते हैं। इसी के साथ और शास्त्रोक्त कल्पों में बताया दारवी त्वक, लाक्षा, शंख, गोमय रस, तेल एवं सर्पी मिलाकर अथवा लाक्षा, द्राक्षा, अतसी एवं चौद्र अथवा मधु, शैलेय एवं त्राक्षस का लेप व्रण के लिए उत्तम है। कभी कभी इसमें त्रिफला घृत भी मिलाकर आप लगा सकते हैं, जो कि निश्चित रूप से फायदेमंद होता है। मांसाकुर अथवा मांस की लत ये एक स्त्रावयुक्त व्याधि है और इसमें आप स्थानिक चिकित्सा को जरूर महत्व दें, क्योंकि अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हो तो आंतों का नाश हो सकता है। बहुत सारे लोग इसको पॉलिप के समान मानते हैं, यानी पॉलिप यानी लाइक एडिनोमाइटिस पॉलिप अगर देखेंगे तो जो कि विषम आकृति वाला उभार युक्त होता है, रक्त मिश्रित होता है, तो रक्त धातु पर भी आपको चिकित्सा करनी होगी और तो नाश आगे ना हो, इसीलिए आप इसको समय पर ट्रीट करेंगे। इसमें जैसे व्रणरोपण चिकित्सा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लाइक वॉर्स के जैसे या कॉन्डिलोमाइटिस करके जो व्याधि होता है जिसमें भी इसी प्रकार से छत्राकार बहुसंख्य फैले हुए ऐसे मांसाकुर होते हैं, मस्से होते हैं। अभी जैसे इसमें आपकी जो भी केस होगी इस केस के हिसाब से आपको इसमें लक्षण, आकृति, चिकित्सा का प्लान करना पड़ेगा। और बिल्कुल जैसे मैं इस पे यहाँ पे बता रही हूँ कि हम लोग क्या क्या इसमें कर सकते हैं, तो इन सभी को हम जरूर इसमें ऐड करेंगे। इसमें जैसे आरोग्य वर्धिनी है, इसका काफी अच्छा रोल रहता है। आप स्थानिक चिकित्सा करेंगे इसमें, उसका भी काफी अच्छा रोल रहता है। वात की दृष्टि है, जैसे इसमें मल संचय को भी बताया गया था, तो शायद इसमें विरेचन का भी अच्छा रोल रहेगा। और जैसे कि स्त्राव है, तो स्त्राव के लिए जो प्रदर की चिकित्सा हम लोग करते हैं उसी प्रकार से आप इसमें भी प्रदर के लिए जो भी कल्प, अम्ल की चूर्ण है, नागकेश चूर्ण है, प्रदरारी रस है, वो सभी हम लोग यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं और इसका भी काफी अच्छा परिणाम हमें मिल जाता है। इसी के साथ साथ आपको जैसे आपकी जो भी इसमें क्षार प्रतिसारण भी काफी अच्छा माना गया है। आप अपामार्ग क्षार लेकर, जो वहां पे लोकल छेदन संप्राप्ति का भंग अपेक्षित होता है ना, उस पे आप अपामार्ग क्षार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक तो जैसे कि रक्त दुष्टि है, ये सोचकर मुझे लगता है इसमें विरेचन का भी सुंदर रिजल्ट मिल जाता है। विरेचन करिएगा, क्लासिकल विरेचन के साथ चलिएगा। पहले आपने जैसे आम पाचन मैंने बताया वो करिएगा, फिर विरेचन के साथ चलिएगा, फिर कुछ जो लेप होते तुत्थ जैसे या अभी जो मैंने काढ़ा बताया था उसका आप प्रक्षालन कर सकते हैं। आप सिंपल त्रिफला से प्रक्षालन कर सकते हैं, पंचवल्फल के साथ आप प्रक्षालन कर सकते हो। जो भी आपको सिंपल या इफेक्टिव इसमें रेमेडी लगती है इसका आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो। इसी के साथ साथ इसमें यष्टि मधु घृत भी आप लोकल एप्लीकेशन में यूज करके देखिएगा, उसका भी सुंदर रिजल्ट रहेगा। जात्यादि तेल या जात्यादि घृत आप लेपन यानी गॉस पीस पर लेकर लेकर आप उसको भी यहाँ पर लगाकर इसका भी काफी अच्छा रहेगा। फिर इसके साथ साथ जैसे योनि लेपन मैंने पढ़ाया था उस दिन भी, तो योनि लेपन का भी काफी सुंदर उपयोग होता है। आपको यहाँ पर जहां पर भी आपको लग रहे हैं वॉर्ड्स बने हैं वहां पर आप लगा सकते हैं। ये जो भी सूजन है वो भी कम हो जाएगी, पेशेंट का पेन भी कम हो जाएगा। बट जैसे मैं बता रही थी कि ये शोधन जन्य व्याधि है, वैसे वैसे हमें लगता है कि ये स्किन में है, बट
त्वचा मिश्रित है बट रक्त दुष्टि है, मांस की भी दुष्टि है, तो और आगे के कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसी परिप्रेक्ष्य में आपको इसको लाइक एक विरेचन देकर अच्छे से अगर प्लान करते हो तो काफी अच्छा रहता है। इसमें आप बाकी सारे कम सिम्टम्स जो है लाइक इचिंग वगैरह है, इन सभी के लिए आपको शनक चूर्ण के साथ एक और फॉर्मुलेशन बताती हूँ मैं, आप इसको प्रक्षालन के साथ ओरल मेडिसिन में दीजिएगा। पुष्पानुक चूर्ण 50 ग्राम, गोदंती भस्म जो पाक जनित लक्षण को कम करेगा, पित्त शमन करेगा, 25 मिलीग्राम दीजिएगा। इसमें त्रिवंग भस्म डालिएगा 10 ग्राम, अमल की चूर्ण 50 ग्राम, और ये आप एक एक चम्मच दिन में 3 बार दीजिएगा। शहद के साथ दीजिएगा, तंडुलोदक के साथ अगर देते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। तो डिपेंड करता है, आप ल्यूकॉल या फिर ल्यूकोरिया के लिए तो काफी सारे मेडिसिन अवेलेबल होते हैं जो आप लाइक प्रोप्राइटरी कंपनी के भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक क्षार कर्म अपामार्ग क्षार का प्रतिसारण बताया था, इसके साथ आप क्षार तेल का भी एप्लीकेशन ऊन के यहाँ पर कर सकते हो, बट जैसे पेशेंट की प्रकृति पित्तजनित है क्या, पेशेंट कितना सहन होता है, इस प्रकार से करें। जहां पर ब्लीडिंग नहीं है, डिस्चार्ज नहीं है, जैसे ऊन के जैसे केवल है, वहां पर पंचवल्कल जात्यादि तेल लोकल आप दिन में 2 बार एप्लीकेशन कर सकते हो। क्षार तेल के साथ युवक्षार भी मिलाकर अप्लाई करने से काफी अच्छे से जो वहां का टेंडरनेस है उसमें काफी अच्छा परिवर्तन दिखता है, टेंडरनेस भी कम हो जाता है। कुछ इसमें जैसे खुजली या कंडू के लिए मरीचादी तेल का भी रिजल्ट अच्छा मिल जाता है, वो भी आप लोकल प्रतिसारण कर सकते हैं, उसका भी अच्छा ये मिल जाता है। सो ऊन केयर यानी ये एक प्रकार की ऊन ही है, तो ओरल मेडिकेशंस भी काम करेंगे, आपको प्रक्षालन भी करना है, आप चाहे तो छेदन क्षार कर्म भी कर सकते हैं, बट जैसे आपका अनुभव है, आपको जो भी जिस प्रकार से भी आपको लगे इसी प्रकार से इसमें आपको उसमें उपचार करना होगा। एक निरोसिल करके भी आती है टैबलेट, वो भी आप दे सकते हैं, इसमें काफी अच्छा रहता है वो भी अच्छे से। और मरीचादी तेल का भी काफी रिजल्ट मैंने खुद से भी देखा है, नीरोसिल कैप्सूल का भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, वो भी आप दे सकती है। एंड क्योंकि नीरोसिल में ताम्लक ताम्लक होता है जो एक एंटीमाइक्रोबियल होता है, ग्लूकोल में तो सारे शिलाजीत त्रिकटु प्रवाल वगैरह होता है जो कि कफ का भी शमन करता है, वात का भी शमन करता है, जैसे इसमें कफ वातज संप्राप्ति है तो वो भी संप्राप्ति भंग करने के लिए ऐसे द्रव्य आप ले सकते हैं। फिर ओरल में आप लोध्र दे सकते हैं, लोध्र चूर्ण, नाकेश चूर्ण या आम्ल की चूर्ण ऐसे मिलाकर भी दिया जा सकता है, उसका भी काफी अच्छा रहेगा। लोध्र भी कषाय गुण वाला है, रोपन और हीलिंग प्रॉपर्टीज लोध्र की काफी अच्छी होती है। पेशेंट को फिर जैसे ब्लीडिंग वगैरह के लिए या पेन के लिए आप पत्रांगासों का भी यूज कर सकते हो, वो भी चलेगा। फिर महातिक्तक आप दे सकते हैं, महातिक्तक कषाय दीजिएगा, 2 चम्मच दीजिएगा पानी मिलाकर। नीरोसिल आप कंटिन्यू करिएगा, नीरोसिल काफी चलता है इसमें, काफी अच्छा रहता है। फिर मैंने क्षार कर्म तो बताया था, इसमें तुत्थ और टंकन आप जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए और फिर नींबू का रस लगा कर जैसे क्षार कर्म करते हैं ना, वो करिएगा। पेशेंट को जितना सहन होता है उतने हिसाब से करिएगा, तो वो क्या क्षार लगाने से जो भी मस्से है वो गल जाते हैं, वो निकल जाते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि आपको पेशेंट का लक्षण दोष दृष्टि अल्प है ज्यादा है वो देख कर आप इसमें काम कर सकते हो, बट शुरुआत तो थोड़ी दीपन से करिए। और सारण तो आप कहीं पर भी कर सकते हैं, बट ये सारी बातें आप अच्छे से इसमें करते हैं। लोकल चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, क्षार या जो भी आप करना चाहते हो। अगर आपको क्षार कर्म में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप जात्यादि तेल, लोकल जो एप्लीकेशन है वगैरह का, भस्म का, वो आप कर सकेगा। तुत्था में रसायन प्रॉपर्टी भी है, लेखन भी करेगा। एंड फिर वो तुत्था जैसे हम कई बाकी त्वचा विकार में भी यूज करते हैं। और टंकन तो लाइक वात कफ के लिए बेस्ट ही माना जाता है। और टंकन फिर आर्तवजनन भी है, तो इसमें आगे भी आर्तो की विकृतियां ना हो इसके लिए भी काफी इसका रोल रहेगा, ये तीनों द्रव्यों का। और तो छेदन भेदन लेखन वाली प्रॉपर्टीज वाली लोकल के लिए यूज करिएगा। एंड आप इंटरनल मेडिसिन में कफ, वात, रक्त
मांस धातु पर काम करने वाले द्रव्यों का उपयोग करेगा। अभी जैसे हमने इसमें पीवी की बात की थी, इन्फेक्शन की बात की थी, तो आप सूक्ष्म त्रिफला, हरिद्राखंड ऐसे कल्पों के साथ चल सकती है। इसमें एक कृमिघ्न चिकित्सा भी कर लीजिएगा, जो कि भले ही हमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक हेतु नहीं बताए गए हैं या नहीं मिले हैं, बट कहीं ना कहीं जो भी हेतु है, जो भी है, इम्प्रॉपर हाइजीन हो, वॉट, बट कहीं ना कहीं वार्ड्स बने हैं, मस्से बने हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें हमें ये भी विचार करना है, कृमिघ्न चिकित्सा के बारे में भी विचार करना है। तो इस प्रकार से वी कैन ट्रीट दिस योनि अर्श या वार्ड्स, वजाइनल वार्ड्स आप इसको कह सकती है। बट जैसे मैंने बताया, इसमें सबसे पहले तो कंडीशन पेशेंट की देखिएगा कि क्या किस कंडीशन के पेशेंट से दोष दृष्टि कितनी है। जैसे इसको आप फाइब्रोएपिथेलियल पॉलिप के साथ भी कंपेयर करते हो। ये पॉलिप ना कभी कभी रेयरली ओरल कैविटी में या नेक रीजन में आते हैं, बट ज्यादा मोर कॉमन ऑन द जेनिटल एरिया में ज्यादा कॉमन होते हैं। एक टैग, स्किन टैग के जैसे आप इसको कह सकते हो, जैसे मैंने मस्से का उदाहरण दिया था। डिपेंड करता है इसकी साइज कितनी है, कैसे है ये स्किन टैग, पेनलेस है, पेनफुल है, और जैसे इस प्रकार से आप इसमें विचार करें। बाकी तो फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी इसमें काम करेगी, जो भी आप चाहते, जैसे भी आपके पास केस हो उसके हिसाब से भी सोचिएगा इसमें जरूर। बट ये मैंने आज आपको, निरोसिल जरूर यूज करिएगा, इसमें काफी अच्छा काम करती है निरोसिल टैबलेट। इसमें अच्छे कंटेंट्स है, इन्फेक्शंस के लिए अच्छा काम करती है निरोसिल टैबलेट, और काफी सारे डिसीज में भी आप इसको यूज कर सकती है। वैसे ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी चलती है, या वायरल इन्फेक्शन में चलती है मेनली, तो हर्पिस जैसे वायरल इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स में चलती है। एक टैबलेट आप दे सकते हैं। बड़ों में देना है तो आप दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, 6 वीक का दीजिएगा। वायरल इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है निरोसिल। तो इस प्रकार से निरोसिल और बाकी सिंपल सी आप धावन चिकित्सा करके भी काम चला सकते हैं। और लोकल जो मैंने बताया ना, टंकन वगैरह, अगर वो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप फिर इसमें ये भी लगा सकते, या ऐसे गुरुत्व का भी उपयोग कर सकते। इस प्रकार से नमस्कार सभी को। बोलिए मैम। सुचिता जी, माधुरी, अर्शिया, और हमारे डॉक्टर्स भी, जो भी फेसबुक के डॉक्टर्स है, वो भी अपना अनुभव यहाँ पर बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि आप किस प्रकार से इस व्याधि को देखते हैं, या आपने कैसे कौन से कल्पों का प्रयोग किया है, वो भी बताइए। यस प्लीज, बोलिए आशिया जी। किसी का कोई अनुभव रहा हो तो बोलिए। यस डॉक्टर अर्शिया। मैम इस टाइप का तो पेशेंट नहीं ट्रीट किया है, इस टाइप का। ओके, आप क्या विचार करती है इसमें, कैसे क्या देना चाहिए, और कुछ आपका अनुभव हो तो बताइए। एक तरह से मैम योनि अर्श की तरह ही विचार करेंगे ना इसका, वजाइनल वॉर्ड्स है ना, बिल्कुल। तरीके आपके से जो बाकी, हाँ, बाकी जो एनएल वाला जो हमारा रेगुलर अर्श है ना, उसके जैसे ही विचार करना है। बट जैसे ना हम्म उसमें
ज्यादा मतलब रिस्क तो सभी में है, बट उसमें उससे ज्यादा हम्म। इसमें रिस्क मुझे ज्यादा लगती है, क्योंकि ये आगे जैसे इसमें आचार्य बताते हैं ना कि आर्तों का नाश हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस के रूप में आई थिंक कि बहुत ही मतलब डेंजरस भी होता है ना आर्तों का नाश होना ये। और बेसिकली ये मतलब इरिटेटिंग टाइप का है ये सामान्य नहीं है ना, पेशेंट इरिटेट हो जाता है बहुत ही, अच्छा नहीं यस लगता मैम। पेशेंट को। और सारे मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, सभी में प्रॉब्लम्स आएंगे ना, ऐसे व्याधि के साथ तो काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये मांस धातु को ही ट्रीट करना है, या सच। यस धनंजय, डॉक्टर धनंजय जायसवाल जी, ओके। यस सर। और ये क्या है ना, देखिए बाकी जगह पर हो जाए तो चलता है, तो लाइक बट ऐसे इसमें जैसे बोलते हैं ना मराठी में अवगढ़ जगह पर, यानी तो फिर वो बहुत ही ये हो जाता है पेशेंट के लिए, बहुत हेक्टिक है एक्चुअली ऐसे इसको डील करना। और हम लोग तो ऐसे बता देते हैं, बट जब पेशेंट को आप क्षार कर्म करेंगे या कुछ लेखन भेदन का विचार करेंगे, तो ये काफी डिफिकल्ट होता है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, तो इसमें आपको ये करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। बट जरूर ट्रीटमेंट अच्छा आयुर्वेद ही अच्छा कर सकता है आई थिंक, बिकॉज एलोपैथी में तो ज्यादा तो कॉटराइजेशन ही करते हैं इसमें। मस्से को जैसे निकाला जाता है ना, बस वही टाइप का है मस्सा, मस्सा ही है ये एक प्रकार से। और ये कभी कभी ये त्रिदोषस भी होता है ना, पित्त के भी लक्षण मिल जाते हैं, तो आई थिंक ज्योति जी बताइए। तो एक रेगुलर जो चेहरे पर वगैरह जैसे होता है ना, तो वो चेहरे का तो आजकल मशीन्स वगैरह में भी निकाल दिए जाते हैं, स्क्रैपिंग लेखन करते हैं। बट जैसे अभी आपको आगे ना आपकी ओवरऑल रसायन चिकित्सा को भी जरा विचार करिएगा, इसमें मैं और थोड़ा सा एडिशन जरूर दूंगी। जैसे मैं बता रही थी रक्त दोष की, रक्त धातु की दृष्टि, तो इसमें रक्त धातु पर काम करने वाली है ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने वाले रक्त शोधक मंजिष्ठा, सारिवा, नीम, आंवला, गुरुची ऐसे द्रव्यों का भी विचार आपको करना है। डॉक्टर धनंजय जी बोलिए, और कुछ आपका अनुभव हो तो बिल्कुल ऐसे भी आप विचार करें मैम। और बाद में ना गुरुची आप डाल सकते पेशेंट को, हल्दी जरूर यूज करवाइएगा कंटिन्यू, आंवला जरूर यूज करवाइएगा, अश्वगंधा बला वगैरह भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये भी आगे रसायन मतलब एक ठीक है आपने तो ट्रीटमेंट कर लिया, ये आप लोकल एप्लीकेशन कर लिए, कुछ अलग अलग भी है, आप चेहरे पर वगैरह या कहीं पर अगर वॉट हो जाते हैं तो हम गार्लिक वगैरह अलग अलग लगा देते हैं क्रश करने को, जो कि जलाता है ना, जलन करने वाले या क्षार कर्म टाइप के ही हम लोग बता देते हैं। इसमें अरिष्ट वगैरह भी बताए हैं जो रक्त दुष्टि को कम करते हैं, रक्त ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, रक्त की शुद्धि करते हैं। बट जैसे चर्म की आयुर्वेद में बताया है, चेहरे पर है, अलग अलग एरियाज पर है, स्किन के नीचे ब्राउन कलर के आ जाते हैं, उसके भी प्रकार भले सारे होते हैं, बट जेनाइटल ट्रीट करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। पैर पर है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कुछ अलग अलग थेरेपीज कर सकते हैं, स्क्रैपिंग इसमें ज्यादा करते हैं। विटामिन सी, अम्ल अम्ल की मैंने जैसे बताई ना, विटामिन सी जरूर यूज करिएगा, टंकन भस्म काफी सुंदर काम करेगा। बाकी यहाँ के मस्सों के लिए तो ये मैंने जैसे बताया, योग क्षार है, पलाश क्षार है, ये भी आप अप्लाई कर सकती है। एक आप जैसे वायरल इन्फेक्शन की बात हो रही है, तो ये एक एचपीवी वायरल इन्फेक्शन अगर मान ले तो रसमानिक्य काफी सुंदर काम करता है, रसमानिक्य। फिर पंचनिम्बादी गुटिका करके आती है, नीम नीम वटी नीम कैप्सूल मिल जाती है, वो आप करवाइए पेशेंट को। बट इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाना इसमें ज्यादा फायदेमंद रहेगा आगे के लिए, आगे आपको दिक्कत ना आए इसके लिए आप इसमें जरूर इम्यूनिटी वाइज भी विचार करिएगा। और फिर बाकी पेशेंट को हाइजीन और बाकी सारी एक्टिविटीज को भी वो लिमिट करे, तो
धावन तो बेस्ट ही रहेगा। इट डिपेंड्स अपॉन टोटली, जैसे मैंने बताया कि सीवियरिटी के पेशेंट की कितनी है उस पर ही डिपेंड करता है। यस मैम। और किसी का कोई विचार हो तो आप जरूर इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। ये हमारी परिचर्या यहाँ पर सालों से चल रही है, अभी सालों से ही बोल सकते हैं, जैसे कि 2-2.5 साल हो गए हैं, तो कंटिन्यूली हम लोग काम कर रहे हैं। और आप सभी के सहयोग के साथ अभी आगे भी कई लंबे समय तक इसको चलाएंगे। जो देखिए, कोई भी व्याधि अगर इस टाइप के होते हैं तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं कुछ अपत्य का सेवन कर रहे हैं। अपत्य सेवन के बिना तो दोष दृष्टि नहीं होगी, ना कि कुछ इसमें ये रहेंगे। संप्राप्ति तो बन रही है, तो आप में कुछ गलती है ना, आपने कुछ गलती की है इसलिए तो संप्राप्ति बन रही है। तो कई बार ऐसे लगता है पेशेंट को कि मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने कुछ खाया नहीं, फिर भी कैसे बने। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं आप इसको खुद ही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वो भी विचार जरूर करिए और डरिए मत। ऐसे सभी में, ऐसे व्याधियों में थोड़ा सा मनोबल कम हो जाता है पेशेंट को ना, तो मनोबल बराबर रखना भी काफी इम्पोर्टेंट बन जाता है ना आशिया। आपका अभी बंद ही है, चल रहा है मैम क्लिनिक, आशिया जी? यस यस, कृमिघ्न चिकित्सा मैंने बताई है डॉक्टर धनंजय जी। बिल्कुल, कृमिघ्न चिकित्सा। अच्छा, बिडंगा राष्ट्रीय कुटज घन आप इसमें ये भी दे सकती है, कुटज या कृमि कुठार रस, बिडंग, बिडंग चूर्ण। एक्चुअली ये जो कल्प अभी मैंने बताया था ना, जो इसके लिए अब धावन के लिए, तो वहां पर भी आप कृमिघ्न विचार जरूर करें। इवन वो पेशेंट को नहाने के पानी में भी नीम के पत्ते वगैरह डालकर भी आप बता सकते हैं, काफी अच्छा रहेगा। वो एक प्रोटेक्टिव रहेगा और आगे की कॉम्प्लिकेशंस ना हो इसके लिए भी बेहतर रहेगा। बिल्कुल कृमिघ्न चिकित्सा जरूर करें। एचपीवी का थोड़ा ज्यादा ही ये होता है ना, इसमें समावेश होता है, सो मस्ट हमें ये करना होगा, जरूर विचार करना होगा। कुछ लोग इसमें गूगल कल्पों का भी उपयोग करते हैं। मतलब मैं इसमें नहीं, बट चेहरे पर या शरीर के अलग पार्ट पर अगर हो जाते हैं ना, तो उसमें वो विचार किया जाता है कि भाई कैसे हम ये करें। गूगल कल्पों का यूज किया जाता है कुछ अलग अगर वार्ड्स है तो उसमें। बट जो लोग अच्छे से अग्निकर्म, क्षार कर्म ये करना जानते हैं, करते हैं, तो वो दे कैन यूज अल्कली। अल्कली का यूज करके अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं आप पेशेंट को, है ना। इस प्रकार से आज हम लोग, और ये मैंने खास आज क्यों चुना है, देखिए ये क्लासिकल रेफरेंस, इसके सारे चरक, सुश्रुत, वाग्भट, अष्टांग हृदय सभी ने इसको बताया है। कॉन्डिलोमेटा एक्यूमिनेटा इसको आप कह सकते हो, और स्पेसिफिक शेप भी बताया है। तो मुझे लगता है कभी कभी कि कितना एक सूक्ष्म अभ्यास, सूक्ष्म दृष्टि इनकी होगी। हालांकि आज हम हर एक वैदिक को आधुनिक शास्त्र में वायरस जनित मान लेते हैं। और ये अगर, जैसे कि ये अगर बहुत ही ज्यादा आपका ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो आर्तवनाश ही नहीं, बट डिंब ग्रंथिया में सूजन डेवलप करके स्त्री बीज का भी नाश कर देती है। तो बताइए, आई थिंक कि अगर इस प्रकार से स्त्री बीज का नाश हो जा रहा है तो आगे फिर बड़े ही कॉम्प्लिकेशन से इनफर्टिलिटी एंड ऑल अदर कॉम्प्लिकेशंस इसमें हो जाएंगे। बच्चा मतलब जैसे पेट में है, प्रेगनेंसी में अगर ये हो जाते तो काफी दिक्कत हो जाती है। और कभी कभी ये भी माना गया है कि अगर मतलब माँ को ऐसे वार्ड्स के साथ होते हैं,
एंड बच्चा हो जाता है तो उसमें भी आगे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। और इसमें जैसे वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन, बाकी सारी प्रॉपर केयर करना इंपॉर्टेंट है, तो वो जरूर आप इसमें ये करिएगा। एचपीवी के लिए तो वैक्सीन ही अच्छे माने गए हैं। और इस प्रकार से छेदन, भेदन, पृथक्कर्म इनका प्रयोग करके आप इसका साइज शेप देखकर इसमें जरूर काम करेगा। अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, काफी अच्छे रिजल्ट, सक्सेसफुल केसेस इसके हैं। बस प्रॉपर डायग्नोसिस और जहां पर जो भी संभाव्य चीजें हैं उनको करके हम अच्छे से इसमें काम कर सकते हैं। तो ये मैंने आज मेरी तरफ से इसको बताया है। आपका किसी का और इसमें ऐड करना हो और कुछ कहना है अर्शिया जी? डॉक्टर अर्शिया? बट जैसे मैंने एक लास्ट में मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, ये योनि कंद से डिफरेंट है, आप जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। कल मैं इसको योनि कंद को पढ़ाती हूँ ताकि आपको और इसमें डिफरेंस लगेगा। ये टोटली इससे डिफरेंट है और ये कंद से डिफरेंट है। ये भी मांस ही होता है, यहाँ पर भी मांस ही माना जाता है, योनि कंद भी मांस ही होता है। बट अर्श इज डिफरेंट, अर्श में अंकुर होते हैं। और कंद को आप ग्रंथि जन्य देख सकते हैं। इसको आप पॉलीपोडियल ग्रोथ कह सकते हो, थोड़ा सा ये अलग सा ही है। इसको हम कल के सत्र में पढ़ेंगे ताकि आपको ये पूरा अच्छे से दोनों भी डिसीज समझ में आ जाते हैं, आ जाएंगे। इसमें भी सारे वही प्लान रहेंगे हमारे, क्योंकि ये भी वही स्थान है। ओके, तो चलिए फिर आज बट योनिकंद मेनली ना वल्वा और लोअर वजाइनल कैनाल में होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में वैद्य में, बट फिर भी इसको हमने समझ कर ही काम करना है। तो चलिए आज के सत्र में हम रुक जाते हैं। मैंने इस महीने की लिंक शेयर कर दी है उस फेसबुक में, आप सभी जुड़िएगा और इसी प्रकार से इस सत्र में आप अपना योगदान दे सकते हैं। तो चलिए, सभी का आभार और फिर कल एक नए विषय के साथ मिलेंगे। अच्छा, क्या डाला है? या भूमि के लिए तो है ही। ओके, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर धनंजय।